Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss question answers for subject computer application class 9th and we are going to discuss chapter 1 question answers. तो सारे चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं, सबके सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे और सबके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो अपना पेन एंड नोटबुक लेके बैठे जिससे कि नोट डाउन कर पाए आप लोग क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वी विल सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which type of computer do Indian Railway use to interact with the customers for the various online functions like booking, cancellation, showing the current status and so on। मतलब देखिए क्या है इसका, जो इंडियन रेलवे है वो किस टाइप के कंप्यूटर्स का यूज करती है बुकिंग वगैरह के लिए या रेलवे का करंट स्टेटस शो करने के लिए। तो ये आप बताइए कौन से कंप्यूटर्स का यूज करती है। मैंने जब आपको एक कंप्यूटर से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो आप लोग सोचिए और इसको आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ इसको। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो इंडियन रेलवे यूज करती है, ठीक है, करंट स्टेटस या फिर अपने बुकिंग वगैरह के लिए या टिकट कैंसिलेशन वगैरह के लिए। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं हमारा, इसका आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। आई एक्सेप्ट एनालॉग सिग्नल्स, कन्वर्ट देम टू डिजिटल एंड प्रोसेस इन डिजिटल फॉर्म। हु एम आई, मतलब क्या है, ये कह रहा है कॉम्बिनेशन हूं दोनों का, एनालॉग और डिजिटल का। तो मैंने बताया था कौन से कंप्यूटर होते हैं कॉम्बिनेशन एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का, जो कि हमारा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। सो आंसर विल बी हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, सो हियर इज द आंसर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, so Rahul is working in National Research Center which predicts natural calamities like earthquake, tsunami. Which type of computer is used in this kind of research? मतलब देखिए क्या है, जहाँ पे कि नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह से रिलेटेड चीजें होती हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह होता है, तो मैंने आपको बताया था कौन सा कंप्यूटर ऐसी सिचुएशन में यूज होता है, जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए मैंने आपको बताया था। तो ऐसी सिचुएशन में जो होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर यूज होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर। Okay, so here is the answer, analog computer. So now next question, Miss Khanna is a professor of English in university. She has to keep herself updated with the latest research in her field. She is not comfortable in using a keyboard. Which type of computer will you suggest her considering the nature of her job and preference? देखिए क्या है, मिस खन्ना जो है वो क्या है, एक प्रोफेसर है इंग्लिश की और वो अपने रिसर्च के बारे में नई नई चीजें, ठीक है, उनके लिए अपडेट रहना पड़ता है उन्हें। और वो जो है कीबोर्ड टाइपिंग के साथ में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, मतलब कीबोर्ड जो है जैसे लैपटॉप वगैरह कीबोर्ड होते हैं उसको टाइपिंग के साथ में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कौन से टाइप का कंप्यूटर उनके लिए बेस्ट आएगा। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर विल यू सजेस्ट हर इन कीपिंग माइंड हर जॉब। उनकी जॉब का नेचर आप देखते हुए कौन से कंप्यूटर आप सजेस्ट करेंगे। सो द बेस्ट कंप्यूटर विल बी टैबलेट पीसी। ओके, सो आंसर विल बी टैबलेट पीसी। I am a component of CPU which perform logical operation. Identify me। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जो CPU का कंपोनेंट है और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो CPU के अंदर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कौन करता है, सिंपल सी बात है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ALU। ओके, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है हमारे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है हमारा, व्हाट आर द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो क्या है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये जब मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर तो समझा चुका हूं मैं इसको, बट यहाँ पे दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं इस आंसर में। द मेन बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइज सिस्टम्स कौन कौन सी है, देखिए इनपुट यूनिट है आपकी पहली। इनपुट यूनिट में देखिए क्या है, दिस यूनिट इज फॉर्म्ड बाय अटैचिंग वन और मोर इनपुट डिवाइसेस टू कंप्यूटर। इट इज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट जो यूनिट होती है उसमें क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं कनेक्टेड, जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं वो सब हमारी मिलके फॉर्म करती हैं इनपुट यूनिट को। ठीक है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है। तो ये सारी इनपुट डिवाइस किसमें आती है, इनपुट यूनिट के अंदर आती है, जो किस लिए यूज होती है, डेटा को फीड करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो इट इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
It is responsible for controlling operation of all other units of computer system. सीपीयू क्या है, देखिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है ये, और जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सब कौन करता है, हमारा जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है वही करता है। तो ये बहुत मेन यूनिट हमारे कंप्यूटर की, ठीक है। तो सारी जो भी प्रोसेसिंग होती है वो हमारा सीपीयू करता है। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट में देखिए क्या है, द आउटपुट यूनिट इज फॉर्म्ड बाय अटैचिंग द आउटपुट डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। The output unit of computer accept information from CPU and display the output in the user's readable form। मतलब क्या है, देखिए आउटपुट यूनिट जो होती है वो भी आउटपुट डिवाइसेस से मिलकर फॉर्म होती है, जैसे कि आपका प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये सब आउटपुट यूनिट के अंदर आते हैं। और इसका काम क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है सीपीयू जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है उसको क्या करते हैं, आउटपुट करने के लिए काम करते हैं, सिर्फ आउटपुट प्रोवाइड ही कर देते हैं हमको, ठीक है। तो सिंपली है हमारा, जैसे कंप्यूटर आईपी साइकिल पे वर्क करता है तो वही हमारा, ठीक है। तो इनपुट प्रोसेस और उसके बाद में आउटपुट। तो पहले इनपुट यूनिट हो गई, फिर हमारी हो गई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर हमारा है आउटपुट। तो ये मेन ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिएगा अपने, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस, मेंशन 3 कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। तो 3 कंपोनेंट की बात करते हैं, सीपीयू कौन कौन से होते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू कौन कौन से, एएलयू होता है आपका सीपीयू का मेन कंपोनेंट, ठीक है, एंड सेकंड सीयू, और थर्ड होता है हमारा एमयू, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट हमारे कंप्यूटर, ये 3 मेन कंपोनेंट हमारे सीपीयू के। और एएलयू का काम आपको पता ही है क्या करता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। सीयू कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करता है, डेटा का फ्लो कंट्रोल करता है जब भी प्रोसेसिंग के लिए आता है। और एमयू क्या करता है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है अपने पास में जो कि प्रोसेसिंग के लिए आया हुआ है। ओके, सो दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट आर द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, नेम देम। तो स्ट्रेंथ क्या है कंप्यूटर की, देखिए मेन मेजर स्ट्रेंथ क्या है कंप्यूटर की, वो डिस्कस कर लेते हैं। मैं बता चुका हूँ वैसे भी आपको, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको यहाँ पे। A computer is capable of performing highly complex tasks which humans are not able to perform efficiently. Major strength of computer are, देखिए क्या है, तो कंप्यूटर हमारे बहुत सारी हाईली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को कर सकता है जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते, वो सारी कैलकुलेशन को हमारे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और जिसकी मेन जो मेजर स्ट्रेंथ है वो क्या क्या है, स्पीड है, क्योंकि स्पीड बहुत फास्ट होती है कंप्यूटर की, जो काम हम करते हैं काफी टाइम में वो कंप्यूटर बहुत सेकंडों में कर सकता है। एंड एक्यूरेसी, ऑब्वियस एक्यूरेसी का मतलब है यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन देता है, जो रिजल्ट देता है, दैट इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट, मतलब करेक्ट होते हैं। जो भी आउटपुट वो देता है वो आपको कैलकुलेट करके जो प्रोसेसिंग देता है वो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि मिस्टेक हो, वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। एंड आपकी रिलायबिलिटी, रिलायबल मशीन है कि आप उसको रिलायबल कर, आप उसको उस पर भरोसा कर सकते हैं कि भाई ये कंप्यूटर का जो आउटपुट आया होगा वो आपका ठीक है, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कंप्यूटर पर कि वो बहुत रिलायबल मशीन है। एंड स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंप्यूटर की, जो डेटा हम क्या करेंगे किसी रूम के अंदर फिल कर सकते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर छोटी सी फाइल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं आप। वर्सेटाइलिटी का मतलब देखिए क्या है, वर्सेटाइलिटी का मतलब है ये किसी भी टाइप की जॉब इसमें परफॉर्म कर सकते हैं आप, अलग अलग टाइप की जॉब परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें गेम्स खेल रहे हैं तो गेम ही खेल पाएंगे, आप गेम्स खेल सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, आप चैटिंग कर सकते हैं, इंटरनेट पे वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिफरेंट टाइप की आप सर्विसेज को इस पे प्ले कर सकते हैं कंप्यूटर का। ये वर्सेटाइल मशीन है, एक ही टाइप का काम नहीं करता, डिफरेंट टाइप की जॉब करता है। तो ये मेन स्ट्रेंथ है कंप्यूटर की जो हमने अभी डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है, ये मेन मेजर जो स्ट्रेंथ है कंप्यूटर की वो हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नेम 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 2 टाइप की प्राइमरी मेमोरी आपको बतानी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रैम एंड रोम इसका आंसर हो जाएगा आपका, 2 टाइप की प्राइमरी मेमोरी, रैम एंड रोम, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें कि क्या होती है हमारी रैम एंड रोम होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेमोरी मैंने पढ़ाई थी आपको बहुत अच्छे से, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रैम एंड रोम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, गिव अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ रैम एंड रोम। मतलब रैम एंड रोम का रियल लाइफ एग्जांपल पूछा आपसे। तो रियल लाइफ एग्जांपल आप लोग सोचिए क्या हो सकता है रियल लाइफ एग्जांपल। वीडियो को पॉज कीजिए और आप सोचिए जरा इसको थोड़ा सा कि क्या हो सकता है रियल लाइफ एग्जांपल। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने सोचा होगा। अगर कुछ माइंड में आपके आया है आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या आंसर सोचा था इसका। चलिए देखते हैं इसको।
So real life example of RAM, a blackboard is like a RAM that is constantly overwritten with a new data. मतलब देखिए जो ब्लैक बोर्ड है वो बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल है हमारा रैम का। रैम में क्या होता है, डेटा टेम्परेली स्टोर होता है। जब भी आप वर्किंग पोजीशन में कंप्यूटर है तो सारा जो डेटा होगा वो हमारा रैम पे स्टोर होता है, और जैसे ही हमारा क्या होता है कंप्यूटर बंद करते हैं तो डेटा हट जाता है वहां से, या उसके बाद में हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं वहां से हट जाता है। ठीक है, तो वो टेम्परेली होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए होता है डेटा। जब भी आपको प्रोसेसिंग चल रही है उस टाइम पे डेटा रहेगा, जो भी प्रोग्राम ओपन है वो उस टाइम पे लोड होंगे रैम के अंदर। तो वो क्या है, सब टेम्परेली है। तो ये ब्लैक बोर्ड क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है रैम का, जिसमें कि हम डेटा को परमानेंटली स्टोर ना करके टेम्परेली करते हैं। कुछ टाइम के लिए हम करें, उसके बाद में हम इरेज करते हैं, फिर दोबारा से उसके ऊपर ओवरराइट कर देते हैं। और एक एग्जांपल क्या हो सकता है, कैलकुलेटर। देखिए कॉमनली यूज कैलकुलेटर इज अनदर एग्जांपल ऑफ रैम। तो एक कैलकुलेटर भी आपका हो सकता है दूसरा एग्जांपल, क्योंकि कैलकुलेटर में जो कैलकुलेशन करते हैं फिर उसके बाद में इरेज कर देते हैं, फिर उसको कैलकुलेशन करते हैं, वो परमानेंट रहती है उसके ऊपर स्टोर। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जांपल हमारा रैम का। अब देखते हैं रोम। तो रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ रोम, एन ऑडियो वीडियो डिस्क रिसेम्बल्स अ रोम। मतलब क्या देखिए, ऑडियो वीडियो जो डिस्क होती है आपकी MP3 की, जो सीडीज या आपने डीवीडीज देखी होगी, इसमें क्या होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं। तो वो एक बार जब आपके रिकॉर्ड हो जाती है, एक बार आपने उसमें कुछ डेटा डाल दिया तो उसके बाद में आप उसको चेंजेस नहीं कर सकते। रोम का क्या मतलब होता है, रोम की फुल फॉर्म ये है रीड ओनली मेमोरी, जिसमें कि एक बार डेटा चला गया तो उसके बाद में आप उसको, ठीक है, सिर्फ ओनली देख सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। रीड ओनली है, मतलब रीडिंग पर्पस के लिए होगी फिर वो आपकी। तो ऑडियो सीडी क्या होती है, अगर आप MP3 की सीडी लेके आते हैं कहीं से मार्केट से, तो आप उसमें क्या प्राप्त कर पाते हैं, आप खाली रीड ही तो कर पाते हैं उसको, आप उसमें खाली सॉन्ग सुन पाते हैं, उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं कर पाते, क्योंकि चेंजेस नहीं होते हैं उसमें। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रोम। तो ये हमारा दोनों एग्जांपल हो गए रैम एंड रोम के रियल लाइफ एग्जांपल। चलिए, तो एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूनिट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रोसेसर। अब देखिए कौन सी यूनिट होती है जो कि यूज होती है मेजर करने के स्पीड, किसकी, प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज होती है। तो मैंने आपको बताया था कि स्पीड किस में मेजर होती है, आपकी सीपीयू की। मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन पर सेकंड आपको कैलकुलेट करता है ये, और इसमें आपकी होती है मेगाहर्ट्ज। ठीक है, चलिए देखते हैं। द स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इट एक्सिक्यूट पर सेकंड which is measured in megahertz। तो जो भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर, वो सब किसमें मेजर होती है, मेगाहर्ट्ज में। तो कंप्यूटर की स्पीड जो मेजर होगी वो मेगाहर्ट्ज के अंदर होगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेम अ स्टोरेज डिवाइस दैट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। कोई भी एक स्टोरेज डिवाइस का नाम बताना है जो कि सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होती है हमारी, देखिए सेकेंडरी मेमोरी जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी दो मेमोरी पढ़ी थी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं हम। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या होती है आपकी, देखिए कोई भी आप नाम दे सकते हैं, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, तो कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो कंप्यूटर में की बात कर रहा है तो हम हार्ड डिस्क दे देंगे। हार्ड डिस्क जो होती है वो एक्सटर्नल ड्राइव होती है हमारी, जो कंप्यूटर में अटैच होती है। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा हार्ड डिस्क। आप पेन ड्राइव लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, now next question we have 8th question, which is the smallest unit of memory। तो मैंने आपको यूनिट बताई थी मेमोरी मेजरमेंट की, यूनिट की जो यूनिट्स होती हैं हमारी मेमोरी को मेजर करने के लिए। तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, आई होप सबको इसका आंसर पता होगा। चलिए, तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि आपका आंसर आप जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है। इसका आंसर होगा बिट। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बिट। ओके, so now next question we have, what is the full form of BIOS। BIOS की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी जब मैं चैप्टर पढ़ाता था, आपको BIOS की फुल फॉर्म भी मैंने बताई थी आपको। देखिए BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेम एनी टू प्रोसेसर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मतलब कोई भी दो कंपनी के नाम बताने हैं जो प्रोसेसर की चिप को बनाते हैं। सोचिए जरा कौन कौन सी है आपके पीसी में, लैपटॉप में भी, अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो लैपटॉप पे भी लगा रहता है आपके। ठीक है, आपने देखा होगा लैपटॉप पे ऊपर लिखा रहता है प्रोसेसर का नेम, कि इस कंपनी का प्रोसेसर इसके अंदर लगा हुआ है। और एक तो बहुत ही पॉपुलर कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहली है हमारी इंटेल, जो कि बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। और दूसरी जो है वो AMD है। ठीक है, तो जो AMD भी काफी पॉपुलर है, जो कि आपके प्रोसेसर चिप को बनाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इंटेल एंड AMD। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस
इसका ये आंसर भी सभी को पता होना चाहिए आपको, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 4th 5th का भी बच्चा इसको आंसर को बता सकता है, इतना इजी क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके कुछ चैप्टर में है तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपको आंसर, ठीक है। चलिए देखिए, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो 3 एग्जाम्पल क्या होंगे इनपुट डिवाइसेस के? देखिए आप 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके। देखिए इनपुट डिवाइसेस से कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ठीक है। इसके अलावा भी आप और दे सकते हैं, माइक्रोफोन दे सकते हैं, और भी हैं, ठीक है। चलिए आप इन जो मैंने यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ, इन 3 के अलावा आप कोई 2 और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा, तो मैं चेक करूंगा कि आप लोगों को इसके अलावा कौन कौन से हैं पता है, ठीक है। इनके जो है यहाँ पे इसके अलावा आप 2 कमेंट करके बताइएगा मुझे। ऐसी आउटपुट डिवाइसेस हमारी 3 देखिए, मॉनिटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर। तो ऐसे आपको 2 आउटपुट डिवाइसेस भी बतानी है कमेंट बॉक्स में जो कि इनके अलावा हो। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर की कोई भी 5 विशेषताएं बतानी है, ठीक है। तो विशेषताएं क्या है जो अभी हमने डिस्कस करी थी, इसके स्ट्रेंथ जो है वही इसकी एक तरीके से विशेषताएं, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बट यहाँ पे है तो इसको मैं बता ही देता हूं आपको। देखिए फर्स्ट इज स्पीड, सेकंड इज एक्यूरेसी, स्टोरेज, डिलीजेंस एंड वर्सेटिलिटी, ठीक है। डिलीजेंस का मतलब क्या है? डिलीजेंस का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये सेम टाइप की जॉब करके कभी बोर नहीं होता। मतलब इसमें क्या है, ये कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो कि आपको अगर कोई काम दिया जाए, बार बार काम को रिपीट करवाया जाए तो आप हो सकता है बोर हो सकते हैं, बट ये क्या है, टायर्डलेसली बिना थके काम करता है, ठीक है। मतलब कभी थकता नहीं कंप्यूटर। आप अगर 24 घंटे काम कराएंगे तो 24 घंटे चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। सेम टास्क करवाइए, सेम टास्क को परफॉर्म करेगा, अलग अलग टाइप का कोई टास्क करवाइए, अलग अलग टाइप का टास्क को परफॉर्म करेगा। तो ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो 5 पूछी गई, तो हमने यहाँ पे 5 लिखी है, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, डिलीजेंस एंड वर्सेटिलिटी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, अब हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन एनी 2 लिमिटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो अभी हम देख चुके हैं, इसमें हम लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, लिमिटेशन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो लिमिटेशंस लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको अभी बताई थी वही आप हमें यहाँ पे लिख देंगे उनके बारे में, ठीक है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे ओनली लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस देखिए क्या है, लिमिटेड एबिलिटी टू थिंक, मतलब क्या है, इसकी एबिलिटी जो होती है थिंकिंग की वो बहुत लिमिटेड है। एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में आ चुकी है, तो जिसमें क्या थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स के अंदर ही पावर आ चुकी है कि वो सोच सकते हैं, ठीक है। दे कैन थिंक, और थोड़ा बहुत डिसीजन मेकिंग पावर भी है उनके पास में, बट क्या है वो भी इतनी ज्यादा अभी एडवांस नहीं है जिसमें कि ह्यूमन बीइंग से उस चीज को कंपेयर किया जा सके, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की जरूरत है, क्योंकि उसको ऑपरेट करने के लिए जरूरत होती है ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। तो अभी भी वो लिमिटेड कैपेबिलिटी है उनके पास में थिंकिंग की। तो ये एक तरीके से क्या है, इसकी लिमिटेशन है कंप्यूटर की, कि वो अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता, खुद से सोच नहीं सकता, ठीक है। उसकी खुद की थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं है इतनी, जो हम प्रोग्राम के अंदर डाल देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। तो कंप्यूटर के पास में कोई फीलिंग नहीं होती, बिकॉज कंप्यूटर इज ओनली अ मशीन, इट हैज नो फीलिंग लाइक ह्यूमन बीइंग। तो हमारे तरह इसके कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है। इट हैज नो ब्रेन फॉर थिंकिंग एज मैनकाइंड डज, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, ये आप कह सकते हैं दूसरा लिमिटेशन है इसके अंदर, ठीक है। आप पहली हो गई हमारी क्या, थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं हो और फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। अगर कोई गलत मैसेज इससे करेगा तो ये मैसेज सेंड कर देगा, ये नहीं सोचेगा किसी को हर्ट करेगा ये मैसेज या नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर कंप्यूटर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन। तो रिसर्च एंड एजुकेशन में कंप्यूटर कैसे यूज हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर आजकल टाइम में हर फील्ड में यूज हो रहा है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे कंप्यूटर्स का यूज ना हो रहा हो। तो मैंने सारे फील्ड के आपको नाम बताए थे, उनको बारे में बताया था कैसे कैसे यूज होती है। तो डिस्कस कर लेते हैं कि रिसर्च और एजुकेशन में किस तरीके से यूज हो रहा है कंप्यूटर। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर फैसिलिटेट्स रिसर्च वर्क इन अ वेरी इफेक्टिव वे बाय परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिशंस which sometimes seem impossible for human. Some of them are listed below. क्या क्या लिखे हैं, तो रिसर्च में किस तरीके से हेल्प कर रहा है, मतलब वो काम इससे कंप्यूटर से कर सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, वो भी हम कर सकते हैं। देखिए क्या है, द कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड फॉर लॉन्चिंग अ न्यू सैटेलाइट इनटू स्पेस। अब इसे लॉन्च करना हो सैटेलाइट को तो हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, हम ह्यूमन बीइंग उसको सैटेलाइट को नहीं छोड़ के आ सकते, तो हमें क्या होता है कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं उसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है, वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है, विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर होती है, उसको भी मैनुअली करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से इम्पॉसिबल टास्क है कि हम उसको मैनुअली नहीं कर सकते, तो ये विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही होता है। देखिए एजुकेशन में किस तरीके से यूज होता है कंप्यूटर। देखिए आज के टाइम में क्या हो रहा है, लर्निंग के लिए कंप्यूटर से यूज हो रहा है। अभी भी मैं आपको कुछ चीज आपको पढ़ा रहा हूँ तो विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस चीज के लिए मैं भी कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, उसको मैं इस वीडियो वगैरह मैंने रिकॉर्ड की है, उसके बाद में मैं इसको आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप देख रहे हैं जूम पे क्लासेस हो रही हैं आपकी ऑनलाइन जो आपको क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं, तो विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही पॉसिबल हो पाया है। अगर कंप्यूटर नहीं हो तो ये सब चीज पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वीडियोस और ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर पा रहे हैं, दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ आर कंप्यूटर यूज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड मिलिट्री। अब देखिए स्पोर्ट्स और मिलिट्री में कैसे किस तरीके से यूज हो रहा है कंप्यूटर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैं बता ही चुका हूँ आपको ये सारी चीजें। चलिए, कंप्यूटर आर यूज इन मिलिट्री फॉर कम्युनिकेशन थ्रू रडार, कंट्रोलिंग मिसाइल्स, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर प्लानिंग मिशंस। नेवी एंड एयरफोर्स टेक एडवांटेज of computer for attack calculation and controlling the giant weapon and gadget। देखिए क्या है, मिलिट्री बहुत सारी चीजों के लिए यूज करती है कंप्यूटर को, कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, कुछ मिसाइल्स वगैरह कंट्रोल करना, कुछ लॉन्च करना है उसके लिए हो रहा है, कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ ठीक है किसी को मिशन को कैलकुलेट करना है, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो सारी कहाँ से मिलती है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही पॉसिबल हो पाती है। किसी भी अटैक की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, वो सारी चीज, और बहुत बड़े बड़े जो वेपन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी हम कंप्यूटर का ही यूज करते हैं मिलिट्री में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब स्पोर्ट्स में देखिए किस तरीके से होता है। इन स्पोर्ट्स कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर लाइव स्कोर्स एंड कमेंट्री। देखिए आप देखते हैं मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, तो ब्रॉडकास्ट किससे हो रहा है, ब्रॉडकास्ट को किसी हेल्प से हो रहा है। अगर आप अभी गूगल में जाके देखेंगे किस तरीके से ब्रॉडकास्ट होता है मैच, तो आपको बहुत सारे कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे, वहां पे एक रूम होता है, सर्वर रूम, जहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही पॉसिबल हो पा रहा है, जो कि आप देख पाते हैं, लाइव मैचेस देख पाते हैं। एंड इन मैनी टीम बेस्ड गेम्स रियल टाइम प्लानिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आप देखते हैं बहुत सारी प्लानिंग वगैरह भी करी जाती है, पॉसिबिलिटीज की जाती है। जैसे आपने देखते हैं क्रिकेट में ल्यू डकवर्थ का नियम होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो रूल है ल्यू डकवर्थ का, उसमें भी क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, ओवर्स वगैरह को कैलकुलेट करके बता देता है कि कितने ओवर्स में कितने विकेट गिने हैं, तो कितने रन होने चाहिए, ठीक है, किस टीम को कितने रन बनाने हैं, वो सारी चीज कैलकुलेट करता है। दैट इज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, वो सब कंप्यूटर से होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। So next question we have, explain the importance of computer in the government sector and law enforcement। तो देखिए किस तरीके से इंपोर्टेंस है गवर्नमेंट में, मतलब क्या, देखिए हर फील्ड में कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, सारी चीजें हो रही हैं आज के टाइम में पॉसिबल। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अगर कंप्यूटर ना हो आज के टाइम में तो किस तरीके की लाइफ होगी, क्या इस जो सारी चीजें हो पा रही है, इतनी फास्ट जो हो पा रही है हमारी, वो नहीं हो पाएंगी। ठीक है, हम घर पे बैठे बैठे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, सारी चीजें हम इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं, तो विद हेल्प कंप्यूटर हो रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट जो सेक्टर्स हैं ये भी इससे बचे हुए नहीं है, ये भी इसमें भी यूज होता है आपका कंप्यूटर। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए ऑटोमेशन फंक्शन लाइक रिकॉर्डिंग क्रिमिनल डेटा, ठीक है, प्रेजेंट सिक्योरिटी। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए रिकॉर्डिंग जो होती है, मतलब कि जो क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड होता है वो भी एक कंप्यूटर पे स्टोर होता है, उसका डेटा पूरा होता है कि पूरा क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, और सिक्योरिटी के लिए कैमरास लगे होते हैं, उसको कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, सीसीटीवी कैमरास जो होते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो क्या कर जाती है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर की जाती है। और देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी आपको डेटा आपका होता था, फाइल्स गुम जाती हैं, आप देखते होंगे कि फाइल गुम गई, घोटाला हो गया, ये फाइल नहीं मिल रही है, तो वो अब क्या हो रहा है, सब ऑनलाइन हो गया है, सब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हो रहा है। तो ये कोई चांसेस नहीं है कि फाइल गुम गई, अब क्या हो रहा है, सब ऑनलाइन है, सब डेटा सेव है, सिक्योर है, सिक्योरिटी लगी हुई है, तो सारा चीजें सबके पास में अवेलेबल है, वो अपने इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर क्या है, गवर्नमेंट भी क्या करती है, बहुत सारी पॉलिसीज को ठीक है ऑनलाइन करती है। अब तो वो कैसे हो रहा है, विद द हेल्प कंप्यूटर तो हो पा रहा है। तो देखिए इसमें क्या है कि कम्युनिकेशन जो होता है गवर्नमेंट का डिफरेंट बॉडीज से, जो भी स्टेट बॉडीज हैं आपकी, ठीक है, या सेंट्रल बॉडीज जो आपस में बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं,
तो वो विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, किसी की मीटिंग, ठीक है, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के साथ में मीटिंग करनी है चीफ मिनिस्टर्स को, तो वो सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर पॉसिबल हो पाती हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स का यूज हो रहा है, क्योंकि इसके बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी एक चीजें प्रॉपरली हो पाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फील्ड? तो क्या क्या यूज है कंप्यूटर के इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, ठीक है, क्या यूज है, इसका क्या एप्लीकेशन है, चलिए देखते हैं इसको। जो इंजीनियर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने डिजाइन वगैरह को क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डिजाइन करते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आर्किटेक्ट जो होते हैं, ठीक है, और इंजीनियर्स हैं जो, तो वो क्या करते हैं, कोई भी चीज बनाने से पहले उसको क्या करते हैं, उसको मॉडल प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि उसको एक्चुअल वे में लाने से पहले उसको चेक किया जा सके, ठीक है। तो आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, ऑटोकैड वगैरह, तो वो सब क्या करते हैं, उसमें उसका मॉडल तैयार करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर होता है वो सब काम। उसमें क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, सारी चीजों के लेआउट वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स का लेआउट बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग अगर आपको बनानी है सपोज, तो डायरेक्ट बिल्डिंग बनाने से ना बैठ जाएंगे हम कि चले गए और एकदम बिल्डिंग बनाने लगे। उससे पहले क्या करते हैं, उसको हम बिल्डिंग का डिजाइन बनाते हैं, कंप्यूटर में डिजाइन करते हैं उस चीज को, कि इतनी बिल्डिंग होगी, इतने एरिया में बनेगी, तो इस तरीके से बनेगी, ऐसे दिखेगी ये बिल्डिंग। वो सारा कुछ इंटरफेस होता है उसमें, कहीं कमी होगी तो आपके कंप्यूटर में ही आपको पता चल जाएगा कि ऐसी बनाई जाएगी बिल्डिंग, तो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, सब इस तरीके से डिजाइनिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ पॉइंट दे रखा है, एडवांस इंडस्ट्रियल रोबोट आर यूज्ड टू परफॉर्म स्किलफुल एंड रिपीटेटिव टास्क। मैन्युफैक्चरिंग विद द सपोर्ट ऑफ रोबोट एंड कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए क्या है, ऐसे इंडस्ट्री जो एडवांस इंडस्ट्री होती है, रोबोट की हेल्प से क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है कुछ टास्क, कोई रिपीटेटिव टास्क होता है तो उसको विद द हेल्प ऑफ रोबोट परफॉर्म किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग विद द सपोर्ट ऑफ रोबोट एंड कंप्यूटर इज कॉल्ड, क्या होती है, क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कंप्यूटर किस तरीके से इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में यूज हो रहा है। So now we have next question. Explain the input process and output cycle for withdrawal 2000 rupees from your saving account using ATM. तो यहाँ पे हमें एक साइकिल बनानी है, आईपी साइकिल, जिससे कि हमें शो करना है कि किस तरीके से हम 2000 रुपए अपने एटीएम से निकालेंगे। तो स्टेप क्या क्या स्टेप्स होंगे उसको चेक करते हैं, क्या करना पड़ेगा हमें। ओके, तो सिचुएशन क्या है, विड्रॉल ऑफ 2000 रुपीज फ्रॉम एटीएम। तो हम क्या क्या स्टेप्स इसमें फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आईपी साइकिल में बताना है इनपुट प्रोसेस और आउटपुट साइकिल को क्लियर करना है। तो सबसे पहले इनपुट करेंगे, इनपुट में क्या होगा, इंसर्शन ऑफ एटीएम कार्ड। जब एटीएम कार्ड को इंसर्ट करेंगे हम एटीएम के अंदर, तो वो हमारा हो गया इनपुट, दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड इनपुट। और उसके बाद में जब प्रोसेसिंग होगी एटीएम के अंदर, मतलब कि प्रोसेसिंग ऑफ कार्ड इन एटीएम मशीन, मतलब वो जो प्रोसेसिंग करेगी वो आपके कार्ड को रीड करेगी कि आपका कार्ड सही है, ठीक है, अकाउंट नंबर क्या है इसका, कितने पैसे हैं, वो सारी चीजें। तो इंक्वायरी निकालेगी, आपकी सारी अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करेगी वो। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम प्रोसेसिंग, मतलब उस टाइम में जो जितना टाइम लेगी उस काम को करने में, वो हमारा प्रोसेसिंग, ठीक है, मतलब मनी को कलेक्ट करना वगैरह सारी चीजें। तो वो होगा उस टाइम में प्रोसेसिंग होगी, मनी को काउंट करके वो आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो रही है, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली वो आपको जो कैश को प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ मनी, मतलब जब आप कैश ले लेंगे उस एटीएम से, तो दैट विल बी आउटपुट। तो ये इस तरीके से हमारा एग्जांपल हो गया, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मतलब जो एटीएम इंसर्ट करा आपने तो वो हो गया हमारा इनपुट, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग हुई एटीएम की तो वो हो गया हमारा प्रोसेस। और उसके बाद में जब आपको मनी उसमें से निकाल लिया आपने, मिल गई, जब पैसे मिल गए आपको, तो दैट विल बी आउटपुट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। चलिए देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है। तो पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी में, और तो देखते हैं डिफरेंस क्या क्या है इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में। पहला डिफरेंस क्या है, प्राइमरी मेमोरी इज टेम्परेरी, सेकेंडरी इज परमानेंट। प्राइमरी जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है जिसमें डेटा कुछ टाइम के लिए होता है, सेकेंडरी जो होती है वो हमारी परमानेंट होती है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। सेकंड क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय प्रोसेसर। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्ट हमारा प्रोसेसर एक्सेस करता है, और सेकेंडरी मेमोरी को प्रोसेसर जो होता है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है, ठीक है। नेचर ऑफ पार्ट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी वेरियस, ठीक है, रैम वोलेटाइल नेचर और रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। मतलब क्या है, जो देखिए प्राइमरी मेमोरी में रैम जो होती है वो आपकी टेम्परेरी होती है, लेकिन जो रोम होती है वो परमानेंट होती है,
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होती है, हमेशा नॉन वोलेटाइल रहती है, मतलब परमानेंट ही है वो, वोलेटाइल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्राइमरी मेमोरी डिवाइस आर मोर एक्सपेंसिव देन द सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, ये देखिए एक्सपेंसिव होती है जो प्राइमरी मेमोरी होती है। अगर रैम और रोम अगर आप परचेज करेंगे तो वो आपको कॉस्टली मिलेंगी, बट जबकि क्या है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर लेस एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। मतलब जो प्राइमरी मेमोरी से ज्यादा आपको सस्ती मिल जाती है डिवाइसेस जो होती हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। द मेमोरी डिवाइसेस यूज फॉर प्राइमरी आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज। ठीक है, जो भी डिवाइसेस यूज की जाती है उन्हें बोलते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी। एंड द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। मतलब इसमें क्या होती है, मैग्नेटिक या फिर ऑप्टिकल मेमोरीज यूज होती है इसके सेकेंडरी मेमोरी में। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी, ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसको हम एक्सटर्नल या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग नाम है इनके। ठीक है, अगर आप प्राइमरी मेमोरी में कहीं पे आपको मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी लिखा हो तो इसका मतलब समझ जाइए प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है, और एक्सटर्नल मेमोरी या आपकी सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी लिखा हुआ तो इसका मतलब एक ही मेमोरी जो है उसकी सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, रैम, रोम, कैश मेमोरी, पीरोम, ईपीरोम, रजिस्टर्स, ये सब क्या है, प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। और सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल में देखिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, ये सब एग्जाम्पल हमारे सेकेंडरी मेमोरी के। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्या क्या डिफरेंस है हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में। सो दीज वर द, तो ये जो है हमारे डिफरेंस थे कुछ। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सीपीयू, एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीपीयू। तो अब बात कर लेते हैं सीपीयू को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन क्वेश्चन है आपके चैप्टर में तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। So CPU is abbreviation for Central Processing Unit, sometimes referred to as simply as the central processor, but more commonly called processor. The CPU is the brain of computer where most calculation take place. In terms of computing power, the CPU is the most important element of the computer system. अब देखिए CPU क्या है, बहुत ही ज्यादा important part है हमारे कंप्यूटर का। without this the computer cannot perform computer calculations. मतलब क्या है, बिना CPU के हमारा कंप्यूटर बिल्कुल एक तरीके से बिना ब्रेन के हमारी बॉडी, मतलब जो कैलकुलेशन है, जो भी वर्क करता है वो हमारा सब सीपीयू करता है। जितनी प्रोसेसिंग होती है वो सब हमारे सीपीयू करता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड इसके डिफरेंट पार्ट क्या है, देखिए हमने अभी डिस्कस करा था इससे पहले भी। एमयू, तो एमयू का काम जो कि क्या होता है, एमयू काम होता है इट स्टोर्स ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। मतलब जो भी डेटा प्रोसेसिंग के लिए आया हुआ है सीपीयू के पास में, उस डेटा को और या उस जो इंस्ट्रक्शन है, जो डेटा आपके प्रोसेसिंग के लिए आया है सीपीयू के पास, उसको क्या करेगा, स्टोर करके रख लेगा अपने पास उस टाइम के लिए, परमानेंटली रखेगा कुछ टाइम के लिए, जितनी देर के लिए प्रोसेसिंग के लिए आया हुआ है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए, मतलब एक टेम्परेरी प्लेस है जहाँ पे जब तक डेटा कैलकुलेट होता है तब तक इसके पास रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक शॉप पे जा रहे हैं, किसी शॉपकीपर के पास में गए आप और कुछ सामान ले रहे हैं, तो कुछ जब सामान लेते हैं आप वहां पे, तो वहां परमानेंट तो नहीं रुकते हैं, लेकिन कुछ एक टेम्परेरी प्लेस होता है जहाँ पे कि आप जब तक कि आप सामान निकाल के देगा, आप उसको पैसे दोगे, वो एक टेम्परेरी प्लेस होता है जहाँ पे चाहे वो रोड हो या फिर आपको कोई दुकान के अंदर हो आप, तो वहां पर कुछ देर के लिए आप रुकते हैं। तो वो एक एज अ मेमोरी यूनिट है, मतलब एक तरीके से रजिस्टर का काम कर रहा है जहाँ पे कि आप थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, और आप ऐसा भी नहीं कि वहीं पे बैठे रहेंगे पूरे दिन। ठीक है, तो वहां कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, उसके जैसे ही आपका काम हो जाता है आप वहां चले जाते हैं। तो सेम चीज क्या है, मेमोरी यूनिट के साथ में है। सीपीयू के अंदर मेमोरी यूनिट जो होता है वो कुछ टाइम के लिए डेटा को होल्ड करता है, जिस टाइम पे कैलकुलेशन हो रही होती है, प्रोसेसिंग के लिए डेटा जो आ रहा होता है, जब तक कि प्रोसेसिंग नहीं हो जाएगी उसकी, जब तक वो वहां होगा, उसके बाद में वहां से रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एएलयू की। तो एएलयू जो है वो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और ये सारी अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। अर्थमेटिक का मतलब है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है आपकी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ये सारी कैलकुलेशन करेगा। और आपकी लॉजिकल कैलकुलेशन है जो आपका, जिसमें कि आपका ट्रू, फॉल्स, यस, नो जो कंडीशंस होती है, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है, वहां पे आपका वर्क में आता है ये। ठीक है, तो ये दोनों टाइप की कैलकुलेशन करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। दिस कंट्रोल यूनिट control the operation of all parts of computer but does not carry out any actual data processing operation। मतलब कोई अपनी प्रोसेसिंग ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ डेटा को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब जो प्रोसेसिंग हो रही है उनको ही कंट्रोल करने का काम होगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ डेटा का कंट्रोल चेक करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस, what do you know about microcomputer? Explain any two types of microcomputer which you commonly find in the day to day life।
देखिए क्या है, माइक्रो कंप्यूटर मैंने बताए थे आपको, तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पूछा है और कोई भी 2 टाइप के कंप्यूटर के बारे में पूछा है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, दिस टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर यूजेस माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो उन्हें हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, और ये क्या यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, जो भी प्रोसेसर की बात कर रहे हैं सीपीयू की, ठीक है, यूज करते हैं। एंड इंक्लूड बोथ डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, डेस्कटॉप और लैपटॉप जो होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर के टाइप है। दिस कंप्यूटर कैन वर्क ऑन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा, आर वेरी वर्सटाइल एंड कैन हैंडल वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ये क्या होते हैं, अब बहुत ज्यादा हैवी डेटा पे आप इनको नहीं चला सकते, लेकिन थोड़े स्मॉल अमाउंट पे, मतलब डेली लाइफ के लिए जो नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए है उनके लिए बेस्ट होती है, जिससे कि आप वेरियस टाइप के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को भी रन करवा सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में इसमें क्या क्या है, देखिए अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में तो माइक्रो कंप्यूटर के तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स। तो देखिए क्या है, इसमें डेस्कटॉप है, हम आपसे 2 पूछे गए थे। डेस्कटॉप में क्या है, डेस्कटॉप ये डेस्क पे होता है, ठीक है। डेस्क का नाम डेस्कटॉप इसलिए कि इसको डेस्क रख देती है, ठीक है। इसमें की मॉनिटर होता है आपका, एक सीपीयू होगा, ठीक है, और कीबोर्ड माउस को कनेक्ट कर दिया जाएगा। बट ये पोर्टेबल नहीं होता है, इसको आप एक जगह पे फिक्स कर सकते हैं कि डेस्क पर रख देंगे, इसको लेके नहीं जा सकते कहीं और, ठीक है, कैरी नहीं कर सकते इसको। नेक्स्ट है हमारा लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप को हम नोटबुक भी बोलते हैं कभी कभी। नोटबुक जो होते हैं थोड़ा सा लैपटॉप और नोटबुक में थोड़ा सा साइज का डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये क्या होती है, स्मॉल साइज में होते हैं, पोर्टेबल है कि इन्हें कहीं भी आप ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। टैबलेट पीसी क्या है, टैबलेट पीसी इज अ पोर्टेबल कंप्यूटर यूजेस टच स्क्रीन, ठीक है। टैबलेट पीसी में क्या होते हैं, देखिए स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं ये भी हमारे, जिसमें कि टच स्क्रीन होती है, टच करके आप उसको, ठीक है, ऑपरेट कर सकते हैं, जो भी फंक्शन आप परफॉर्म करने हैं विद हेल्प ऑफ टच, जैसे मोबाइल फोन को यूज करते हैं उसी तरीके से आप टैबलेट पीसी को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 वन इज हैंड हेल्ड कंप्यूटर। हैंडहेल्ड कंप्यूटर का मतलब क्या है, जो इतने पोर्टेबल हो, मतलब इतने आप साइज में छोटे होते हैं कि आप उसे वन हैंड में कैरी कर सकते हैं, ठीक है, हैंड में लेके चला सकते हैं उसको। तो उस टाइप के कंप्यूटर्स को हम बोलते हैं हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स, ठीक है। बहुत छोटे साइज में होते हैं, जिसको आराम से कैरी किया जाता है हाथ में लेके। अब बात करते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स की। देखिए एम्बेडेड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, जो किसी और डिवाइस के साथ में इंटीग्रेटेड होते हैं। मतलब ये आप कह सकते हो इसको स्टैंड अलोन कंप्यूटर नहीं होती है, अलग कंप्यूटर्स नहीं होते हैं, ये किसी और डिवाइस के साथ में इंटीग्रेटेड होते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें वॉशिंग मशीन है, तो उसके अंदर भी एक तरीके से कंप्यूटर है, वहां पे भी प्रोसेसिंग होती है, ठीक, कुछ इंस्ट्रक्शन है। अवन होता है आपके घर में, ठीक है, या आप देखते हैं वॉच है, उसके अंदर भी क्या सॉफ्टवेयर पड़ा होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, एक तरीके से वो कंप्यूटर का ही तरह है, जहाँ पे भी जिस डिवाइस में भी इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट हो रहा है, तो इसका मतलब वो एक कंप्यूटर ही है, एक तरीके का कंप्यूटर है। तो ऐसे कंप्यूटर जो किसी और डिवाइस में इंटीग्रेटेड होते हैं उसको बोलते हैं हम एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है। जैसे कि माइक्रोवेव का मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, ठीक है। कैलकुलेटर्स वगैरह हो गए आपके, कैलकुलेटर है एक तरीके से, ठीक है। वॉशिंग मशीन बता दिया मैंने, डिजिटल कैमरा हो गया, तो ये सब क्या हमारे एम्बेडेड कंप्यूटर के एग्जांपल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो 9th क्वेश्चन वी हैव मोस्ट पावरफुल कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की सबसे मोस्ट पावरफुल कैटेगरी कौन सी होती है, सबसे मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सो द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर आर सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। जो सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं उनको हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। अब बात कर लेते हैं क्या होते हैं। देखिए these are the fastest and very expensive computer, they can execute billions of instruction per second, ठीक है। मतलब क्या है, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, बहुत महंगे भी होते हैं, और ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर द मल्टी प्रोसेसर पैरेलल सिस्टम suitable for specialized complex scientific application involving huge amount of mathematical applications such as weather forecasting। मतलब ये बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कैलकुलेट करने के लिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपको, जहाँ पे डेटा की बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है जहाँ पे, और ऐसी सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं। तो ये महंगे होते हैं इसीलिए बहुत ज्यादा, कि ये बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को पर सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। सुपर कंप्यूटर्स में ये होता है कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को जब कैलकुलेट करना हो तब यूज करते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ह्यूज प्रोसेसिंग के लिए होते हैं ये, ठीक है। ज्यादातर गवर्नमेंट्स इसको यूज करती हैं। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन, तो आप मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको कोई टॉपिक पर्टिकुलर चैप्टर का समझ में नहीं आया तो वो भी आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं उसको भी दोबारा समझा दूंगा। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।